कभी भी आप रिएक्शंस को ऐड करो, ई नॉट को तभी ऐड करना जब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी कि नेट रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखे। एज वी कैन सी दैट Cu+ इज वेरी स्टेबल ड्यू टू फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सबशेल, सो रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cu+ is not spontaneous, it requires lot of energy, and so overall conversion of Cu to Cu2+ is not spontaneous, its E0 is negative। आप किसी भी रिएक्शन को किसी भी कांस्टेंट से किसी भी वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करते हो, E0 में कोई असर नहीं होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बारे में, यानी कि पिछले 3 साल में क्लास 12 बोर्ड्स में जो भी सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया है उसको इसमें डील करेंगे। दैट इंक्लूड्स न्यूमेरिकल, दैट इंक्लूड्स रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन एंड थ्योरेटिकल डेफिनेशन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आल्सो। तो सारे क्वेश्चन में आप लोग को बताएंगे एग्जैक्टली क्या लिखना है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में, जिससे आप लोग का नंबर बिल्कुल ना कटे। What should be the sign for E0 cell and delta G0 for a spontaneous redox reaction occurring under standard condition? मतलब ये जो E0 सेल का वैल्यू है और डेल्टा G0 का वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा अगर हम लोग बात करेंगे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। तो पहले यहां पर स्पॉन्टेनिटी या कंडीशन लिख सकते हैं, फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक यूनिवर्सल बात है कि अगर एक रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए डेल्टा G नेगेटिव होता है एंड ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ध्यान रखना यहां पे हम नॉट नहीं लगाए। डेल्टा G नेगेटिव होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और ई सेल जो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उस सेल का वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये डेल्टा G हो जाएगा डेल्टा G0 और ई सेल हो जाएगा E0 सेल। तो यहां पे देखिए अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन मेंशन्ड है क्वेश्चन में, सवाल मेंशन्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो उसमें हम लोग को अगर निकालना है तो ऑब्वियसली दिस डेल्टा G विल बिकम डेल्टा G0 विच इज लेस देन 0 एंड ई सेल विल बिकम E0 सेल विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब तो यह है कि E0 सेल का वैल्यू पॉजिटिव होगा और डेल्टा G0 का वैल्यू नेगेटिव होगा। ये तो इसका स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट सेंटेंस में आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा सवाल होता और आपसे पूछता व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, तो आप डेल्टा G0 और E0 सेल का साइन नहीं लिखते, आप क्या लिखते कि डेल्टा G का वैल्यू लेस देन 0 होगा और ई सेल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये एक एड ऑन क्वेश्चन अगर उस तरीके से पूछता है तो आप वहां पर लिख सकते हैं कि इन दोनों का साइन अगर इस तरीके का हुआ तो फिर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। या फिर आपसे सवाल ऐसा पूछ सकता था कि डेल्टा G का वैल्यू लेस देन 0 दिया और ई सेल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिया, पूछेगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ये दोनों साइन अगर मैच कर गया तो होगा, इन दोनों में अगर कोई एक भी मैच नहीं किया तो फिर वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से निकल करके आ सकता है। स्टैंडर्ड कंडीशन अगर यहां नहीं लिखा होता, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता, सिर्फ यहां रिडॉक्स रिएक्शन तक क्वेश्चन होता, तो वैसे केस में आप आंसर देते कि इट कैन नॉट बी एक्चुअली आंसर्ड। ई सेल E0 सेल का वैल्यू के बारे में और डेल्टा G0 के वैल्यू में हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते फॉर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लिखा हुआ होता तो, क्योंकि कंडीशन तो डेल्टा G और ई सेल का वैल्यू है, वो उसमें स्टैंडर्ड कंडीशन है, तब वो डेल्टा G0 और E0 हो गया। तो ये सारा वेरिएशन आपको समझना जरूरी है। स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस में 2 लॉ होता है, जिसमें फर्स्ट लॉ को स्टेट करने के लिए बोला गया है। तो ये स्टेटमेंट तो हम बोर्ड पे लिख दिए आपके सामने, that according to Faraday's first law of electrolysis, the mass of a substance deposited or released on an electrode is directly proportional to the amount of charge utilized by the cell। यहां पे ध्यान दीजिए, कुछ एक्सप्लेनेशन भी कर देते हैं। डिपोजिटेड इसलिए लिखे क्योंकि हो सकता है कि कोई मेटल डिपोजिट करके उसमें जैसे इलेक्ट्रोड में वो एक परत चढ़ा रहा हो, एक फिल्म उसका लेयर चढ़ रहा हो, तो उसको डिपोजिटेड हो गया। और अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोड में कोई गैस रिलीज हो रहा है, गैस बन रहा है, तो वो डिपोजिट तो होगा नहीं, उसके लिए लिख दिए रिलीज। डिपोजिटेड इज फॉर अ मेटल एंड रिलीज्ड इज फॉर अ गैस। ठीक है, ऑन एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज यूटिलाइज्ड बाय द सेल। इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे W, जो कि मास है किसी भी चीज का जो डिपोजिट हो रहा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू Q एंड दिस Q इज व्हाट,
Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल। ठीक है, आप ये वाला चीज भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए एक ही नंबर का है तो ये लिख दो, साथ में इसमें लिखो W इज इक्वल टू Z इंटू Q। ठीक है, और इस Z को लेबलिंग भी कर देना एग्जाम में। दिस Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दिस Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और फिर इसको एक और इक्वेशन के थ्रू W इज इक्वल टू Z के जगह हम लोग लिखते हैं E डिवाइडेड बाय 96500 इंटू Q। और यहां जो E आप लोगों को दिख रहा है, दिस E इज इक्विवेलेंट मास। दिस E इज इक्विवेलेंट मास। तो ये जो इक्वेशन आ रहा है ये ना न्यूमेरिकल में भी यूज हो रहा है। देखो यहां पर तो मैं स्टेटमेंट भी लिख दी, इक्वेशन भी लिख दिया है फैराडे का फर्स्ट लॉ। लेकिन मान लीजिए एक सवाल एग्जाम में पूछता है जहां पे आपको हीट का वैल्यू दिया हुआ रहता है, किसी भी चीज का इक्विवेलेंट मास का वैल्यू दिया रहता है, तो वहां से आप वजन उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे एक एड ऑन इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जो इक्विवेलेंट मास आप लोग को दिख रहा है वो किसी भी मेटल के लिए दैट इज एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसमें इन्वॉल्व रिएक्शन में। जैसे अगर मान लीजिए ऐसा है Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू Mg, ऐसा रिएक्शन हो रहा है कैथोड में डिपोजिशन का, तो उसमें आप इक्विवेलेंट मास जो मैग्नीशियम का लिखेंगे वो क्या लिखोगे, एटॉमिक मास मैग्नीशियम का 24 होता है और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो यहां पे इक्विवेलेंट मास जो ई मैग्नीशियम का आप लिखेंगे वो आप लिखोगे 24 डिवाइड बाय 2 यानी कि 12। ठीक है, उसको यहां ई के जगह पुट कर दोगे, 96500 रहेगा डिनोमिनेटर में और Q रहेगा कितना हीट उसमें से पास हुआ है। कई बार ना Q नहीं दिया होता है, करंट और टाइम दिया हुआ होता है, तो I मल्टीप्लाइड बाय T, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन सेकेंड्स विल गिव यू द वैल्यू ऑफ चार्ज इन कूलम। और ये सब कुछ सॉल्व करके आप वहां पे वजन का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड में ये एक फॉर्मूला भी यहां से डिराइव हो गया, जहां पे अगर फैराडे के फर्स्ट लॉ पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है इसके लिए स्टेटमेंट इनफ है अगर 1 नंबर का सवाल है तो। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट के साथ आप ये वाला रिलेशनशिप, ये वाला इक्वेशन, इसका लेबलिंग यहां तक आप लिख सकते हैं। और बाकी जो ये सब बात आप लोगों को बताए हैं या इसको किस तरीके से अप्लाई करना है वो सब बात किसी न्यूमेरिकल के लिए एप्लीकेबल है। तो ये एक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन कि एक सवाल दिया हुआ है, 4 स्टेटमेंट है, कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस वोल्टाइक सेल। लेकिन आपको इसको न्यूमेरिकल के साथ ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपरली सॉल्व किए बिना आप लोग इसका सही आंसर, सही वोल्टेज नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे तो आप देखो यहां पर आपको 2 रिएक्शन दिख रहा होगा। ये पहला वाला रिएक्शन है Sn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू Sn और दूसरा है Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू Fe2 प्लस। ठीक है, इसमें क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट के साइड में है तो किसी एक को तो आपको पलटना पड़ेगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को जब आप लोग ऐड करते हैं तो एक में इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट के साइड में होता है जो रिड्यूस करता है और एक में इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट के साइड में होता है जो ऑक्सीडाइज करता है, और ऐड करने के समय वो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट भी होता है। ठीक है, तो पहले तो आप लोग किस रिएक्शन को पलटेंगे ये डिपेंड करता है इस E0 के वैल्यू पे। ध्यान रखना मेरे को नेट जो E0 चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए, तभी वो रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो उस केस में मेरे को लगता है ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, नीचे वाला, ऊपर वाला नेगेटिव है, तो इस ऊपर वाले को अगर हम पलट दें तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और मेरे सहूलियत का काम हो जाएगा, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले रिएक्शन को हम पलट देते हैं। तो जैसे ही ऊपर वाले रिएक्शन को पलटेंगे वो रिएक्शन कुछ इस तरीके का हो जाएगा, Sn सॉलिड गिविंग राइज टू Sn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और अब इस रिएक्शन का जो E0 का वैल्यू होगा वो, क्योंकि ये माइनस 0.14 था तो ये हो जाएगा प्लस 0.14 वोल्ट, ये इसका E0 का वैल्यू है। ठीक है, नीचे वाले रिएक्शन को पलटने का जरूरत नहीं है, वो जैसा है वैसे ही इसको छोड़ देंगे। तो उसको यहां पे लिख देते हैं पहले Fe3 प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू Fe2 प्लस एक्वस, ये है। और इसका E0 का वैल्यू कम्स आउट टू बी, या जो भी दिया हुआ है, प्लस 0.77 वोल्ट्स। ठीक है, ये हो गया। हम लोग को नेट E0 पॉजिटिव चाहिए, उसके अनुसार एक रिएक्शन को हमको पलटना था बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड चाहिए। अब यहां देखिए ऊपर वाले रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स 2 है और नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन्स 1 है, तो वैसे केस में मेरे को नीचे वाले रिएक्शन को ओवरऑल
2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट कि आप ऐड करोगे वो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। लेकिन यहां पे एक प्रॉपर्टी आप लोग को बताते हैं जो कि शायद आप लोग को पता हो या नोट डाउन कर लेना। आप किसी भी रिएक्शन को किसी भी कांस्टेंट से किसी भी वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करते हो, ई नॉट में कोई असर नहीं होता है। ये गलती नहीं कर देना कि यहां पे अगर 2 से आप मल्टीप्लाई किए तो ई नॉट के वैल्यू को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मिस्टेक नहीं करना। कोई भी रिएक्शन को आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, द वैल्यू ऑफ ई नॉट रिमेन्स सेम। ठीक है, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया बट ई नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पे ओवरऑल रिएक्शन, अब ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर भी देते हैं हम। अब ओवरऑल रिएक्शन हम लिख रहे हैं यहां पे Sn सॉलिड प्लस 2Fe3 प्लस एक्वस गिविंग राइज टू, ऊपर में क्या लिखेंगे बाबू, Sn2 प्लस एक्वस प्लस यहां पे 2Fe2 प्लस एक्वस। और क्योंकि ये दोनों रिएक्शन को हम ऐड किए हैं, यहां पे ई नॉट को भी ऐड कर देंगे। ध्यान रखना, कभी भी आप रिएक्शंस को ऐड करो, ई नॉट को तभी ऐड करना जब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी कि नेट रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखे। इसको भी मेंशन कर लेना। जब भी कोई दो रिएक्शन को आप जोड़ रहे हो तो आप ई नॉट को तभी जोड़ना जब ओवरऑल रिएक्शन में आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। ठीक है, और ई नॉट का वैल्यू अब आप जोड़ेंगे तो 0.14 प्लस 0.77, ये वैल्यू निकल करके आ जाएगा 0.91 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन और ये इसका ई नॉट। अब चारों ऑप्शन को देखते हैं। मेरे को दिख रहा है कि Fe3 प्लस रिड्यूस हो रहा है और Sn ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको खोजो जरा कि Sn इज ऑक्सीडाइज्ड, Fe3 प्लस इज रिड्यूस्ड, तो Sn इज ऑक्सीडाइज्ड में हमको ऑप्शन बी दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा Sn इज ऑक्सीडाइज्ड। ये देखो ऑप्शन बी में Sn इज ऑक्सीडाइज्ड और डी में भी Sn इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और साथ में जो वोल्टेज है वो 0.91 वोल्ट्स है। तो देखिए ऑप्शन बी में तो 0.91 वोल्ट्स दिया हुआ है बट ऑप्शन डी में 0.63 दिया जो गलत है। तो यहां पे ऑप्शन बी मेरे को दिख रहा है दोनों फैक्ट सही है, Sn इज ऑक्सीडाइज्ड भी सही है एंड 0.91 वोल्ट्स भी सही है। ठीक है, तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये फिर से एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है जहां पे लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही दो रिएक्शन दिया हुआ है यहां पर और आपसे कह रहा है कि ओवरऑल रिएक्शन का सेल पोटेंशियल कितना होगा और 4 वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट के साइड में, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट के साइड में। तो हम लोग को पता है कि किसी एक रिएक्शन को हम लोगों को पलटना है। अब किसको हम लोग पलटे, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहां पर ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव है और यहां भी ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव है। क्या है ना कि कोई एक ई नॉट का वैल्यू नेगेटिव होता तो उसको पलटना इजी होता कि उसको पलटते और ई नॉट का वैल्यू उसका पॉजिटिव हो जाता। क्योंकि अभी दोनों का ई नॉट पॉजिटिव है तो वैसे केस में वी विल बी सेलेक्टिंग समथिंग विथ लोअर वैल्यू, जिसका वैल्यू कम होगा उसको पलटेंगे तो नेगेटिव आएगा वो वैल्यू और फिर जोड़ने पे ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? ये 0.77 है, ये 1.51 है। ठीक है, किसी एक को मेरे को पलटना होगा तभी वो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अगर आप इसको पलट देते हैं, यहां पे अगर माइनस लग गया तो फिर ओवरऑल दोनों को जोड़ोगे तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पलटते हैं, यहां पे नेगेटिव हुआ तो वैसे केस में जोड़ने पर भी पॉजिटिव होगा। तो हम लोग ऊपर वाले रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। ये समझना जरूरी, कौन से रिएक्शन को आपको रिवर्स करना है। तो पहले वाले रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो रिएक्शन ये निकल करके आएगा Fe2 प्लस एक्वस गिविंग राइज टू Fe3 प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन आया जिसका ई नॉट का वैल्यू हो जाएगा अब -0.77 वोल्ट्स। ये इसका ई नॉट का वैल्यू होगा। ठीक है, नीचे वाला रिएक्शन को पलटेंगे नहीं, जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही रहने देंगे, यानी कि वो रिएक्शन होगा MnO4 माइनस एक्वस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग राइज टू Mn2 प्लस एक्वस प्लस 4H2O। ये रिएक्शन निकल के आया और इसका ई नॉट का वैल्यू, क्योंकि उसको पलटे नहीं है तो इसका वैल्यू प्लस 1.51 वोल्ट से रह गया। ठीक है, अब ध्यान देना, क्योंकि यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर वाले रिएक्शन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एंड एज यू नो कि रिएक्शन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, ई नॉट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब इन दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर दो। हम रिएक्शन को ऐड करके लिख नहीं रहे हैं, बट आपको दिख रहा होगा रिएक्शन को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा और कोई नया रिएक्शन, नेट रिएक्शन निकल करके आएगा। यहां पे एक्चुअली जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो रिएक्शन के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम ओवरऑल रिएक्शन को नहीं लिख रहे, सिर्फ उसका ई नॉट का वैल्यू अगर लिखें तो ऊपर में है -0.77 वोल्ट्स और नीचे में है +1.51 वोल्ट्स। तो इन दोनों को प्रॉपरली जब आप सॉल्व करोगे तो ये निकल करके आएगा 0.74 वोल्ट्स। ठीक है, ऑब्वियसली ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो +0.74 वोल्ट्स इज ऑप्शन सी विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें कि आप देख रहे हैं एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, कुछ ई नॉट का वैल्यूज दिया हुआ है, कुछ लॉग का वैल्यूज दिया हुआ है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि दैट यू हैव टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी कि ई सेल का वैल्यू आप लोग को निकालना है। यहां पे नर्स्ट इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। खैर, आप लोगों को सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा बात बता दें कि इसमें जो सिंगल वर्टिकल बार दिख रहा है दैट इंडिकेट्स फेज चेंज, क्योंकि ये सॉलिड है और ये एक्वस है तो वो फेज चेंज को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर भी Ag प्लस एक्वस है, Ag सॉलिड है तो ये फेज चेंज को इंडिकेट कर रहा है और ये डबल बार जो है वो इंडिकेट करता है सॉल्ट ब्रिज को। पहले जो भी चीज लिखा हुआ है यानी कि ये पहले लिखा हुआ है तो ये हो जाता है एनोड और सॉल्ट ब्रिज के बाद जो भी चीज लिखा होता है वो हो जाता है कैथोड। ठीक है, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो अगर इसका रिएक्शन मेरे को लिखना है तो उसका रिएक्शन में क्या लिखेंगे कि एनोड का रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, एनोड का रिएक्शन ये वाला रिएक्शन है कि Zn solid giving rise to Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसका ई नॉट का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, Zn से Zn2 प्लस का ई नॉट देखना है और जबकि ई नॉट दिया हुआ है जो सवाल में वो आप देखिए Zn2 प्लस से Zn दिया हुआ है, बहुत माइन्यूट चीज है, ध्यान रखना है। जिंक से Zn2 प्लस जा रहा है रिएक्शन में, बट यहां Zn2 प्लस जिंक दिया हुआ है, तो अगर इसका ई नॉट -0.76 वोल्ट है तो इस रिएक्शन का जो ई नॉट होगा वो हो जाएगा +0.76 वोल्ट। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहां पे कन्वर्जन ऑक्सीडेशन है, यहां पे रिडक्शन का दिया हुआ है, तो ये वाला वैल्यू को नेगेटिव कर दो, ये ई नॉट का वैल्यू निकल के आ गया। नेक्स्ट विल राइट कि कैथोड में क्या होने वाला है, तो कैथोड में Ag प्लस एक्वस है ना, यहां देखो कैथोड में Ag प्लस से Ag जा रहा है, Ag प्लस एक्वस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वो कन्वर्ट कर जाएगा Ag सॉलिड में। ठीक है, इस रिएक्शन का ई नॉट का वैल्यू क्या होगा, तो यहां देखो Ag प्लस रिड्यूस कर रहा है और यहां भी Ag प्लस का रिडक्शन वाला ई नॉट दिया हुआ है, Ag प्लस से Ag, यहां भी Ag प्लस से Ag, तो जो वैल्यू है वही हम लिख देंगे, ई नॉट का वैल्यू विल बी +0.80 वोल्ट्स। ये निकल कर गया क्या इसका ई नॉट। अब ओवरऑल रिएक्शन अगर आपको लिखना है तो क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस कैथोड वाले को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 2 से। और आपको यह भी पता है कि अगर रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ई नॉट में कोई असर नहीं होगा, तो आप सिंपली इसको आप ऐड कर दो, ऐड करने पर ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे जिंक सॉलिड प्लस Ag प्लस 2Ag प्लस एक्वस, 2 से मल्टीप्लाई किए ना, गिविंग राइज टू Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन, ऐड करने पे आ गया, इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट हो गया और इसका ई नॉट का वैल्यू जो निकल के आएगा, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ई नॉट का वैल्यू निकल के आएगा +1.56 वोल्ट्स। ये इसका ई नॉट का वैल्यू निकल करके आ गया है। ठीक है, अब ओवरऑल ई नॉट भी आपके पास है, ओवरऑल रिएक्शन भी आपके पास है। नाउ यू कैन अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन। तो क्वेश्चन में ना पहले इतना लिखने के बाद आप फिर यहां पर लिखेंगे दैट अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, क्या होता है नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.059 डिवाइड बाय n log Q। log Q इज रिएक्शन कोशेंट, जो आप लोग को इक्विलिब्रियम के हिसाब से लिखने के लिए आता है। ये नर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये वाला इक्वेशन लोग यूज करते हैं रूम टेम्परेचर मान के, बिकॉज यहां तापमान का कोई बात नहीं किया, तो हम लोग क्या मानेंगे, रूम टेम्परेचर, और उस पर ये इक्वेशन होता है। अब वैल्यूज पुट करना चालू करते हैं, मेरे को ई सेल निकालना है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल के जगह ये पुट करते हैं 1.56, जो ओवरऑल निकल करके आया 1.56 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n के जगह हम पुट करेंगे 2, बिकॉज जब आप ऐड कर रहे थे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुआ था,
तो वही इलेक्ट्रॉन जो कैंसल आउट हुआ है उसका नंबर यहां पे लिख दिए 2, और log Q में, Q आप लोग को पता है रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा होता है, कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट आप देखिए जिंक 2+ एक्वस है, Ag सॉलिड है, प्योर सॉलिड को हम लोग कभी भी रिएक्शन कोशेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं मेंशन करते हैं क्योंकि उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट में एक्वस Zn2+ है, तो यहां पे लिख दिए हम प्रोडक्ट साइड में Zn2+ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में, आप देखो फिर से ये सॉलिड है, ये एक्वस है, तो इसी को मेंशन करेंगे, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 होने की वजह से वी विल बी राइटिंग Ag प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये लिखेंगे। और अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं इसमें कंफर्टेबली, तो ई सेल इज इक्वल टू 1.56 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग, जब वैल्यूज पुट करेंगे देखो जिंक का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.01 दे रखा है, जो यहां न्यूमरेटर में लिखेंगे 0.01 डिवाइडेड बाय Ag प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.001, और यहां पे हम लिखेंगे 0.001 का होल स्क्वायर। अब इसको सिर्फ आपको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई सेल। लॉग के वैल्यू में बहुत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, हम थोड़ा सा यहां पे ऐसे लिख देते हैं क्या होने वाला है, तो ये लॉग का वैल्यू खाली लिख देते हैं, तो लॉग ऊपर में है 0.01 और नीचे में है 0.01 का स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लॉग ऊपर में 10 टू द पावर 4, ठीक है, जिसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 4, विच विल बी इक्वल टू 4। तो ये वाला लॉग का जो वैल्यू है ये निकल के आएगा 4, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई किया, जो बेसिक सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस, थोड़ा सा हम सॉल्व कर भी देते हैं साथ में आपको, इज इक्वल टू 1.56 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 इंटू 4, क्योंकि ये वाला वैल्यू ओवरऑल निकल करके आ गया 4, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके 1.56 माइनस 0.059 इंटू 2। अब इसको प्रॉपरली सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू, जहां पे लास्ट में आप वोल्ट्स लगा देंगे एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ ई सेल। ये एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स का E0 दिया हुआ है M2+ से M, यानी कि E0 रिडक्शन दिया हुआ है। इसमें सारा E0 का वैल्यूज नीचे में लिखा हुआ है, जिसमें कि सारा वैल्यूज नेगेटिव है, सिर्फ ये कॉपर का जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू है। और सवाल यही आपसे पूछा है कि why is E0 Cu2+ to Cu वैल्यू एक्सेप्शनली पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है, ये पॉजिटिव क्यों है ये वाला वैल्यू, मतलब इतना आसानी से ये रिडक्शन कैसे हो पा रहा है, तो इसी को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कि E0 Cu2+/Cu is positive and the value is given, हम वैल्यू लिख देते हैं +0.34, it means कि if I write E0 Cu/Cu2+, इसको उलट दिए हम, ये रिडक्शन था इसको ऑक्सीडेशन कर दिए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -0.34, मतलब कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहेगा। अगर ये रिडक्शन का E0 पॉजिटिव मतलब वो होना चाहता है, तो Cu का ऑक्सीडेशन का E0 नेगेटिव मतलब वो बिल्कुल नहीं होना चाहता है, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ये अपने आप एक्सप्लेन हो जाएगा। देखिए, जब हम लोग कॉपर को Cu2+ में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं, तो पहले ये कॉपर Cu सॉलिड ये ऑक्सीडाइज होता है, एक इलेक्ट्रॉन आता है इसमें Cu+1 एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, और फिर Cu+1 एक्वस कन्वर्ट होता है Cu2+ एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन में, ये कन्वर्जन होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, Cu+1 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें, पहले तो हम कॉपर का ही लिख देते हैं, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है, आर्गन 18 4s1 3d10। अगर आप लोगों को ध्यान में होगा तो ये एक्सेप्शन वाला केस है, जहां पे फुलफिल्ड ऑर्बिटल की वजह से s का एक इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाता है, तो कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन 18 4s1 3d10। अब अगर हम लोग बात करते हैं Cu+1 का,
तो Cu+1 वाले केस में आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होता है आउटर मोस्ट शेल यानी कि 4s से रिमूव होगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकल करके आएगा आर्गन 18 4s 0 हो गया और 3d10। मतलब आप देख रहे हैं कि कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना स्टेबल है कि ये तो उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ही, साथ में 3d10 है, मतलब कि फुल फिल्ड 3d सबशेल है, यानी कि Cu+1 इज वेरी वेरी स्टेबल। और इसीलिए अगर आप Cu+1 में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे और Cu2+ में कन्वर्ट करना चाहोगे तो वो नहीं होगा, वो बहुत वो जो स्टेप है वो बहुत स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो बहुत खराब स्टेप है, बिकॉज एक स्टेबल आयन से एक आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहे हैं और आप उसका फुल फील्ड को खत्म करना चाह रहे हैं। तो आप क्या रीजन इसमें लिखेंगे कि एज वी कैन सी दैट Cu+ इज वेरी स्टेबल ड्यू टू फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d सबशेल, so removal of an electron from Cu+ is not spontaneous, it requires lot of energy, and so overall conversion of Cu to Cu2+ is not spontaneous, its E0 is negative, so E0 for Cu2+ and Cu is positive। एक बेसिक डिफिनेशन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दैट स्टेट कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा इन्फिनिटी सिंबल होता है उस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी का, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ ऑल इट्स आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी कि किसी भी कंपाउंड का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सारे आयंस का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का सम। ये स्टेटमेंट के साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि आप ऐसे लिख दिए, फॉर एग्जांपल है, ये एग्जांपल मेंशन कर दिए, फॉर NaCl lambda infinity m for NaCl is equal to lambda infinity m for Na plus lambda infinity m for Cl minus, क्योंकि इसमें दो ही आयन है, एक Na+ और एक Cl minus, दोनों के lambda infinity m को ऐड कर दिया। आयन के लिए lambda infinity m का सिंबल ऐसा लिखते हैं और पूरे कंपाउंड के लिए उसका सिंबल इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अगर कुछ दूसरा कंपाउंड लेकर के आते हैं, लाइक फॉर H2SO4, इसमें कैटायन कौन है? H+ है, कितना कैटायन है? 2 है, तो यहां पे आप लिखेंगे लैम्डा इन्फिनिटी m फॉर H2SO4 इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा इन्फिनिटी m फॉर H+ प्लस लैम्डा इन्फिनिटी m फॉर SO4 2- सल्फेट। क्योंकि यहां पे कैटायन H+ 2 है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये इसका लैम्डा इन्फिनिटी m निकल करके आया। तो 2 एग्जांपल साथ में दे देना, ये स्टेटमेंट लिख देना, और अगर मान लीजिए कि आपको कुछ और भी मेंशन करना है तो यहां जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, यहां पे टर्म इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इसको आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं साथ में, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर आयन। इसको आप साथ में मेंशन कर सकते हैं दैट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, दैट ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर आयन, किसी दो आयन के बीच में किसी भी तरह का इंटरैक्शन नहीं होता है। इस एड ऑन इंफॉर्मेशन आप वहां पे डालिएगा तो फुल मार्क्स आने का सर्टेनिटी बढ़ जाएगा। ये एक बेसिक सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मोलर कंडक्टिविटी का, कि एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है उसका मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m दिया हुआ है और लैम्डा नॉट m दिया है विच इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी m, दोनों का वैल्यूज दिया हुआ है और आपको निकालना है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। है तो बहुत बेसिक सा एक फॉर्मूला का ही है ये वाला, बट क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर थोड़ी है, ये तो सब्जेक्टिव पेपर है, तो प्रॉपर्ली हम लोग लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है। तो इसमें गिवन है लैम्डा m ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, पूरा वैल्यूज लिखो यूनिट के साथ, विच इज 48 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लैम्डा m नॉट, ऐसे हम लोग इसको लैम्डा इन्फिनिटी m बोलते हैं, बट क्योंकि यहां लैम्डा नॉट m लिखा है तो वैसे को लिखेंगे लैम्डा नॉट m ऑफ एसिटिक एसिड, इसका वैल्यू दे रखा है सवाल में 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो गिवन करके ये लिख लेना, फिर नीचे में लिखना है एज वी नो, जो फॉर्मूला हम लोग लिखने वाले हैं, दैट अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू लैम्डा m डिवाइड बाय लैम्डा इन्फिनिटी m। लैम्डा इन्फिनिटी m नहीं, यहां पे लैम्डा नॉट m लिख दो बिकॉज वही सिंबल यूज किया है यहां पे। तो लैम्डा नॉट m, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे विच इज इक्वल टू
48 डिवाइड बाय 400, यूनिट दोनों का सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस तरह के छोटे क्वेश्चन में इस फॉर्म में छोड़ना मत, इसको प्रॉपरली डेसिमल फॉर्म में लिखना, जो कि मेरे को लग रहा है कि सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.12। तो यहां तक लिख करके और अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल ली 0.12 इसका डिग्री ऑफ डिशन, एंड दिस इज द आंसर। या बोर्ड पे देख रहे हो गैल्वेनिक सेल यानी कि डैनियल सेल का रिएक्शन लिखा हुआ है और इसमें E0 का कुछ वैल्यूज लिखा हुआ है, जैसे कि Zn2 प्लस का E0 रिडक्शन लिखा हुआ है Zn2 प्लस Zn, और फिर कॉपर का E0 रिडक्शन लिखा हुआ है Cu2 प्लस से Cu, R और F का वैल्यू लिखा हुआ है, और आपसे पूछा है डेल्टा G0 का वैल्यू निकालिए। तो बाबू डेल्टा G0 का वैल्यू निकालने के पहले हम लोग को इस रिएक्शन का E0 निकालना होगा। ये रिएक्शन को फिर से आंसर शीट में आप प्रॉपरली लिखेंगे, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिविंग राइज टू Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये रिएक्शन लिख लिए। अब जब इसका E0 लिखने का बारी आएगा तो ध्यान रखना कि इसको सिंपली जोड़ मत देना, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको दिखा हुआ है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है Zn2 प्लस Zn, इसका ये वैल्यू लिखा हुआ है, बट यहां तो हम जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, जिंक को Zn2 प्लस में, तो इसका वाला फॉर्म को आपको पलटना पड़ेगा, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और यहां पे जिंक ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इसके लिए प्लस 0.76 को हम लोग यहां पर मेंशन करेंगे, यहां लिखेंगे प्लस 0.76, और ये इसका जो लिखा हुआ वही उतार देंगे, बिकॉज यहां पे देखो Cu2 प्लस को रिड्यूस कर रहे हैं कॉपर में, और यहां भी Cu2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है कॉपर में, तो जो वैल्यू लिखा हुआ है प्लस 0.34 उसको सिंपली यहां पर लिखेंगे एंड द वैल्यू विल कम आउट टू बी 1.1 वोल्ट्स। अभी आ गया E0, ठीक है, और फिर आप लिखेंगे एज वी नो फॉर्मूला यूज करने के लिए कि डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू माइनस NF E0 सेल, ठीक है। ये फॉर्मूला है डेल्टा G0 निकालने का, जो आपको पता होना चाहिए। आपको डेल्टा G0 ही निकालना है, खाली वैल्यूज पुट करना है। N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है। यहां पे भी देखो जिंक Zn2 प्लस में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और कॉपर 2 प्लस वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे कॉपर में गया, तो N के जगह पे आप पुट कर दोगे 2। F का वैल्यू क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है 96500, वैसे अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए ये वाला वैल्यू 1 फैराडे का वैल्यू होता है, और E0 सेल का वैल्यू 1.1। सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा G0, और साथ में अपना इस फॉर्मूला को लेबलिंग भी कर दो, दैट N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, F इज 1 फैराडे which is 96500 कूलम, and E0 cell is what you have calculated just now, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस रिएक्शन, और ये सब करके आप आंसर तक निकाल सकते हैं। ये एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे आपको दिख रहा है कि फिर से ट्रांजिशन मेटल्स का E0 रिडक्शन का वैल्यूज कुछ कुछ लिखा हुआ है, और फिर नीचे एक सवाल है कि why is E0 ऑफ Mn2 प्लस Mn, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल Mn2 प्लस का बात हो रहा है, इज हाईली नेगेटिव एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। अच्छा, हाईली नेगेटिव का मतलब क्या है? हाईली नेगेटिव वैल्यू यहां पे दिख रहा है, मैग्नीज का वैल्यू बहुत नेगेटिव है, सबसे नेगेटिव है। इतना नेगेटिव होने का मतलब होता है कि Mn2 प्लस Mn में रिड्यूस नहीं करना चाहेगा। इट मींस that reduction of Mn2 plus to Mn is not favorable, it is not spontaneous। ये लाइन भी आप मेंशन कर सकते हैं कि highly negative value of E0 Mn2 plus slash Mn means that reduction of Mn2 plus to Mn is not favorable or is not spontaneous। तो उसी को हम लोग प्रूव करेंगे भाई ये spontaneous क्यों नहीं है, Mn2 प्लस को क्या दिक्कत है, रिड्यूस क्यों नहीं होना चाहता है ये। तो वैसे केस में आई विल बी राइटिंग मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे प्रॉपरली आर्गन 18 4s2 3d5, ठीक है। ये है मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब यहां पे जब हम लोग बात करते हैं Mn2 प्लस का, मतलब कि उसमें से हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो तो आउटर मोस्ट शेल से निकल जाएगा, और ये कॉन्फ़िगरेशन निकल करके आएगा आर्गन 18 4s0 हो गया, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, और यहां पे आ गया 3d5। I can clearly see that manganese 2 plus is very stable. Why is it stable? Because ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ही आर्गन 18, साथ में 3d5 होता है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। उसको आप चाहो तो एग्जामिनेशन में इस तरीके से बना करके भी दिखा सकते हैं that 3d5 का configuration कुछ ऐसा होता है which is half filled configuration, and we know that half filled and full filled configurations are very stable. तो this half filled configuration makes Mn2 plus very stable.
एंड हेंस Mn2+ का रिडक्शन टू Mn इज नॉट फेवरेबल। जब वो खुद इतना स्टेबल है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो फिर रिड्यूस करके मैग्नीज वाले फॉर्म में क्यों जाएगा, और जब वो जाना नहीं चाहेगा तो अपना E0 को नेगेटिव दिखा करके सबको बताया कि हम नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन, ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, हाफ फील्ड लिख देंगे और प्रॉपर्ली नीचे लिखेंगे एज वी कैन सी दैट Mn2+ इज अ वेरी स्टेबल आयन due to its half filled configuration 3d5, and as a result it doesn't prefer to get reduced to Mn, and hence its reduction potential is hugely negative. ये फिर से एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है जहां पे ट्रांजिशन मेटल्स का E0 का वैल्यूज लिखा हुआ है कई सारा, और आपसे सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर द इररेगुलरिटी इन द अबव E0 वैल्यूज। यार हम लोग तो ऐसे ही जानते हैं ना कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो या तो कोई वैल्यू बढ़ेगा या तो कोई वैल्यू घटेगा। यहां पे आप देख रहे हैं कि अजीबोगरीब दिख रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, यानी कि इररेगुलरिटी है उसके ट्रेंड में, और इसी इररेगुलरिटी का कारण पूछा गया इस सवाल में। तो इसको आप एक्सप्लेन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर ये E0 मतलब कि ये जो चेंज हो रहा है Mn2+ से Mn, या फिर जो चेंज होता है M से M2+, व्हाटएवर, वाइस वर्सा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, अगर ये सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंडेंट होता तो ये ट्रेंड को फॉलो करता, लेकिन वो एक ही फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। हम समझाते हैं कैसे। जैसे कोई एक M सॉलिड फॉर्म में है और उसको कन्वर्ट करना है M2+ में, ठीक है, विच इज इन एक्वस फॉर्म, क्योंकि जब वो एक्वस फॉर्म में जाएगा तभी वो ऑक्सीडाइज कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लेकिन वो मेटालिक फॉर्म में तो सॉलिड फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में, वो एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो जब ये कन्वर्जन होता है, यानी कि ऐसा कुछ कन्वर्जन M सॉलिड गिविंग राइज टू M2+ एक्वस, ये कन्वर्जन, तो बाबू ये कन्वर्जन ना एक स्टेप में नहीं होता है, इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स। मल्टीपल स्टेप्स कैसे होता है, तो यहां पे देखो हम समझाते हैं। सबसे पहले ये जो M सॉलिड है ये कन्वर्ट करता है M गैसियस फॉर्म में, और इस प्रोसेस में कुछ इंथॉल्पी लगता है विच इज कॉल्ड डेल्टा H एटोमाइजेशन। दिस इज कॉल्ड डेल्टा H एटोमाइजेशन। अब ये जो M गैसियस बना है, ये जो M गैसियस बना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा M2+ गैसियस। ठीक है, यानी आयोनाइज करेगा, और यहां पे लगेगा आयोनाइजेशन इंथॉल्पी 1 एंड आयोनाइजेशन इंथॉल्पी 2। 2 क्यों लगेगा, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे I1 लगता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर I2 लगता है, ये इन्वॉल्व होगा। और तीसरे स्टेप में M2+ गैसियस कन्वर्ट्स टू M2+ एक्वस, यानी कि अब वो पानी के मॉलिक्यूल से सॉल्वेट करेगा, और इस बार इन्वॉल्व होगा डेल्टा H हाइड्रेशन। इन्वॉल्व क्या होगा, डेल्टा H हाइड्रेशन। तो आप इन तीनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको दिखेगा ये M गैसियस कट गया, ये M2+ गैसियस कट गया, और ओवरऑल निकल के आया M सॉलिड से M2+ एक्वस, जो कि ये कन्वर्जन है। यानी कि ये कन्वर्जन जिसका E0 का वैल्यू लिखा हुआ है, ये एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, यहां पे 3 स्टेप इन्वॉल्व है। डेल्टा H एटोमाइजेशन इन्वॉल्व है, IE1 और I2 इन्वॉल्व है, डेल्टा H हाइड्रेशन इन्वॉल्व है। तो अब जब इतना सारा फैक्टर्स इन्वॉल्व है, तो ऐसा हो सकता है किसी एक मेटल के लिए ये वाला वैल्यू ज्यादा हो जाए, ये वाला वैल्यू कम हो जाए, किसी दूसरे मेटल के लिए ये वाला वैल्यू ज्यादा हो जाए, ये वाला वैल्यू कम हो जाए, और इसीलिए इसके वैल्यूज में आपको इरेगुलरिटी देखने को मिल रहा है। तो इसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आप ये वाला इलस्ट्रेशन देंगे साथ में और मेंशन करेंगे दैट कन्वर्जन ऑफ M सॉलिड टू M2+ एक्वस डज नॉट इन्वॉल्व अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स multiple step process, that as we can see that 3 step process involved and different enthalpies are involved, so each metal or each compound can show different values for these enthalpies, and hence the values of E0, this shows irregularity, ये बहुत रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है।